हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में विच इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन हम उस सोल्यूशन में कंसीडर करते हैं जहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, और ये क्लासीफाई करते हैं हम रॉल्ट लॉ के बेसिस पे। तो सबसे पहली चीज़ कि आइडियल सोल्यूशन होता क्या है। एक ऐसा सोल्यूशन जो कि रॉल्ट लॉ को ओबे कर रहा है एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे। आपके पास पूरी कॉन्सेंट्रेशन की रेंज पे जो सोल्यूशन रॉल्ट लॉ को ओबे करेगा उसको हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो ज़ीरो होगा। दैट मीन्स एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है वो ज़ीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया और एक सॉल्यूशन बनाया, उस टाइम पे आपके पास सॉल्यूशन बनाने के बाद कोई ना तो हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, ना ही कोई हीट इवोल्ड होगी। क्लियर। सेकेंड है इसकी प्रॉपर्टी डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है अब कि जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया और सॉल्यूशन बनाया तो जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो बराबर होगी जो सॉल्यूट की वॉल्यूम है प्लस जो सॉल्वेंट की वॉल्यूम है। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन को बनाने के बाद कोई भी वॉल्यूम में जो चेंज नहीं आएगा। ठीक। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है। अब मान लीजिए आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन आप बना रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट हम ए मान लेते हैं, एक कंपोनेंट बी मान लेते हैं, जिसमें से कि एक सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा। क्लियर। अब अगर हम इसकी इंटरेक्शंस की बात करें, जैसे ही आपने बाइनरी सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कुछ इंटरेक्शन होगी जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय ए बी। एक सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन तब कहलाएगा जब ये ए बी इंटरेक्शन सिमिलर होंगी ए और बी बी इंटरेक्शन के। अब ये ए और या बी बी इंटरेक्शन का मतलब क्या है। आपके पास सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट में आपस में मॉलिक्यूल्स में कुछ इंटरेक्शन होगी, सॉल्वेंट में भी आपस में इंटरेक्शन होगी। मान लीजिए मैंने सॉल्वेंट को लिया बाय ए, तो ए और ए के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगी। सॉल्यूट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बाय बी, तो सॉल्यूट और सॉल्यूट में आपस में इंटरेक्शन होगी। तो आपने जब सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो अगर सेम ऑलमोस्ट सेम आ रही है, जो सॉल्यूट में इंडिविजुअल इंटरेक्शन थी और जो सॉल्वेंट में इंडिविजुअल इंटरेक्शन थी, उस टाइम पे जो सॉल्यूशन बन रहा है उसी को ही हम आइडियल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। क्लियर। एक परफेक्टली अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो वो रेयरली ही एग्जिस्ट करेगा, बट कुछ सॉल्यूशन अगर हम डाइल्यूट कर दें, डाइल्यूट का मतलब क्या है, जहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर सकता है। क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, बेंजीन और टोलुइन जो है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, हेक्सेन क्या आपके पास एक एल्केन कैटेगरी है जिसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है। एक हेप्टेन क्या आपके पास अगेन एक एल्केन है जिसमें 7 कार्बन एटम्स हैं। तो आप हेक्सेन और हेप्टेन का एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, कि आपके पास एक स्ट्रेट चेन बन रही है, जैसे स्ट्रेट में आ रहे हैं। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन आपके पास जब इसको मिक्स करते हो तो उस टाइम पे आपके पास डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो ज़ीरो आ रही है, डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो आ रही है। हम 100% नहीं बोल सकते ये आइडियल सॉल्यूशन बनता है, बट ये अप्रॉक्सीमेटली आइडियल सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर। ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन की हम बात करते हैं। आपके पास क्या लिया आपने, इथेन लिया, एक सब्सटीट्यूशन ब्रोमीन से कर रहे हैं और एक सब्सटीट्यूशन क्लोरीन से कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेंजीन और टॉलुइन। बेंजीन का आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर रहेगा, और टॉलुइन क्या होगा, बेंजीन के ऊपर CH3। तो ऑलमोस्ट जहाँ पर सिमिलर सिमिलर ग्रुप्स आ रहे हैं वहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अब एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि रॉल्ट लॉ को ओबे नहीं कर रहा एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे, उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसमें जो वेपर प्रेशर है ऐसे सॉल्यूशन का, वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, जो रॉल्ट लॉ से हम वेपर प्रेशर निकाल रहे थे। क्लियर। कि रॉल्ट लॉ से हम जो वेपर प्रेशर बता रहे थे, जो आइडियल कंडीशन ले रहे थे, उससे इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है और वेपर प्रेशर कम भी हो सकता है। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और अगर हमारे पास वेपर प्रेशर कम होता है तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब इसमें डेविएशंस आ क्यों रही है, डेविएशंस का कारण क्या है। पहला कंसीडर करते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन का। क्लियर।
पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि जो रोल्ट लॉ से हमने वेपर प्रेशर निकाला वो वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, हमें बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेपर ज़्यादा बन रहे होंगे। और वेपर ज़्यादा कब बनेंगे, जब आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास उसमें वेपर ज़्यादा बनने का कारण क्या होगा कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है वो वीकर है। क्लियर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है अगर वो कम होगी तभी तो वो बहुत इजीली वेपर बना देगा, और जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। दैट मीन्स अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो ए और बी में अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, दैट मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो कम है एज कम्पेयर टू जब प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट की आप अट्रैक्शन फोर्सेस की बात करते हैं। क्लियर। जितनी कम अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी उतना इजीली एक जो सॉल्यूशन है आपके पास वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। जितने इजीली वो वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा उतने ही ज़्यादा उसके वेपर्स बनेंगे और वेपर प्रेशर भी जो है उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की, कौन कौन से आपके पास इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन में, इथेनॉल और एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन की अगर हम बात करें तो इथेनॉल हमारे पास क्या हो गया, CH3CH2OH। अब आपको पता है ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में इसके क्या होगी, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो इंडिविजुअली इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो जब आपने इसको इसमें एसीटोन को मिक्स किया उस टाइम पे क्या होगा, इसकी कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसके मॉलिक्यूल्स की वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्योंकि एसीटोन वहाँ पे आके स्पेस को अकोमोडेट कर लेगा। तो इंडिविजुअली इथेनॉल में क्या था, अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो ज़्यादा वेपर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। जैसे ही हमने इथेनॉल में एसीटोन को मिलाया उस टाइम पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स जो है उसकी ब्रेक डाउन हुई। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है आपके पास उस टाइम पे इथेनॉल और एसीटोन में क्या हुई, कम हुई। तो इस वजह से ये इजीली वेपराइज फॉर्म में बन जाएगा, वेपर बनेगा। तो इसमें क्या होंगे आपके पास, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। जब भी हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी पॉजिटिव आएगा और जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर। अब इसका एक ग्राफ भी हम देख लेते हैं। ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ये आपको बता रहा है कि हम जब रॉल्ट लॉ की कंडीशन ओबे कर रहे हैं कोई सॉल्यूशन, दैट मीन्स आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये ग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। जब पॉजिटिव डेविएशन की बात करें इसका मतलब आपके पास वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो वेपर प्रेशर जो है ये P1 जो रिप्रेजेंट किया हुआ है ये इंक्रीज्ड वेपर प्रेशर हो गया कंपोनेंट 1 का, P2 जो रिप्रेजेंट किया हुआ है इंक्रीज्ड वेपर प्रेशर हो गया P2 कंपोनेंट का, और ये जो टोटल वेपर प्रेशर में इंक्रीज है वो शो। सो पॉजिटिव डेविएशन का हम एक एग्जाम्पल देख चुके हैं विच इज़ योर इथेनॉल और एसीटोन। इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन। इस टाइम पे क्या होगा, जो डायपोलर इंटरेक्शंस हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में वो वीकर होगी कंपैरेटिव टू जो इंडिविजुअल सॉल्यूट में प्रेजेंट थी और इंडिविजुअल सॉल्वेंट में प्रेजेंट थी। क्लियर। तो अब हम अगर बात करें एक समराइज फॉर्म में कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है उसका मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर जो है आपके पास वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो आप निकाल रहे हो आइडियल सॉल्यूशन के केस में, या फिर जो रॉल्ट लॉ से आपने कैलकुलेट किया उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। और ज़्यादा वेपर प्रेशर का कारण क्या है कि जल्दी इजीली वेपर्स बन जाएंगे। इजीली वेपर्स क्यों बनेंगे, क्योंकि सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन है वो कंपैरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट और प्योर सोल्यूट। क्लियर। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेगेटिव डेविएशंस। अगर नेगेटिव डेविएशन है दैट मीन्स वहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो रहा होगा जो हम वोल्ट लॉ से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब वेपर प्रेशर कम होने का कारण क्या होगा कि जो ए और बी में अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू ए और बी इंटरेक्शन। क्लियर। दैट मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर आप प्योर सोल्यूट की बात कर रहे हो और प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया फिनॉल और एनिलीन का। फिनॉल बनाते हैं पहले बेंजीन के ऊपर आपके पास क्या हो गया, बेंजीन रिंग के ऊपर OH हो गया, दैट इज़ योर फिनॉल। और एनिलीन क्या हो गया, बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास NH2 हो गया। क्लियर। तो ये हमारे पास बन गया एनिलीन। क्लियर। अब अगर हम इसकी इंटरेक्शन की बात करें तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है, जब आपके पास फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन होगा। इसके साथ अगर आपके पास हाइड्रोजन आ रहा है तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अब अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करते हैं
तो इंडिविजुअली फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इंडिविजुअली एनिलीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बट जब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो आपके पास क्या हो रहा है, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है विच इज़ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो इंडिविजुअल में बन रही थी। क्लियर? इसका मतलब जब आपने फिनॉल और एनिलीन को मिक्स किया उस टाइम पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू जो इंडिविजुअली ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे थे। तो जैसे ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ज़्यादा हुई तो वेपर्स की फॉर्मेशन कम हुई तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, CH3 और एसीटोन क्या होता है, CH3CO CH3। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में आपके पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, बट जैसे ही आपने क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाया तो इसका एसीटोन के ऑक्सीजन से और क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। अट्रैक्शन फोर्सेस जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जब इसकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में ये प्रेजेंट थी। तो इस टाइम पे अट्रैक्शन फोर्सेस अगर ज़्यादा हुई तो वेपर का क्या होगा, फॉर्मेशन कम होगा। वेपर का फॉर्मेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें नेगेटिव डेविएशंस आ रही हैं, उस टाइम पे क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है आपके पास वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो बढ़ रही हैं एज़ कम्पेयर टू जो इंडिविजुअल सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अट्रैक्शन फोर्सेस थी। इसका ग्राफ देखते हैं हम। अगेन आपने वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया। ये जो ग्रीन आपको लाइन दिख रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है जो रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम निकालते थे ये ग्राफ। क्लियर? और रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा सोल्यूशन आता है, आइडियल सोल्यूशन का। अब नेगेटिव डेविएशन है, दैट मीन्स हर एक का प्रेशर जो है डिक्रीज हो रहा है। देखिए P2 डिक्रीज इन प्रेशर है, ये P1 भी डिक्रीज इन प्रेशर है, और ये लाइन भी जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या कर रही है, टोटल प्रेशर में जो डिक्रीमेंट आ रहा है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, डेल्टा H मिक्सिंग जो है वो भी नेगेटिव आएगा, और जो डेल्टा आपके पास V मिक्सिंग है दैट इज योर वॉल्यूम का मिक्सिंग, वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज अवर एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं, एजियोट्रॉप्स आपके पास ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस हैं जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल होंगे और जिसकी लिक्विड और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन क्या होगी, सेम होगी। इसको समझने के लिए एक बार थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है आपके पास आप दो लिक्विड्स को सेपरेट आउट करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? एक मान लीजिए लिक्विड है आपके पास A, उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट है 353 केल्विन, और एक लिक्विड है आपके पास B जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। तो जैसे ही आप इन दोनों लिक्विड्स को हीट करने लगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन है उसके बहुत जल्दी वेपर्स बन जाएंगे। अब इसके वेपर्स बन जाएंगे, यहाँ पर आपके पास है कुछ मेजर प्रोपोर्शन A का और यहाँ पर है मेजर प्रोपोर्शन B का। तो इस टाइम पे जो वेपर फेज की कॉम्पोजिशन है वो जो आपके पास लिक्विड वेव्स की कॉम्पोजिशन है उससे क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हम ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, इन वेपर्स को कंडेंस करेंगे और कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? इस केस में हर एक दोनों का आपके पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, इसलिए डिफरेंट टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जाएंगे और आपके पास जो वेपर की कॉम्पोजिशन है वो भी डिफरेंट होगी लिक्विड कॉम्पोजिशन से। बट जब हम एजियोट्रॉप्स की बात करते हैं तो एजियोट्रॉप क्या है, एक ऐसे आपके पास बाइनरी मिक्सचर हैं जिनकी लिक्विड और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन जो है वो सेम है। अब लिक्विड और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन जो है वो सेम कब हो सकती है, जब ये आपके पास जो बाइनरी मिक्सचर है वो एक ही तरह बिहेव करें। इसका मतलब जो आप दोनों लिक्विड्स लेके चल रहे हो उस मिक्सचर में, उन दोनों लिक्विड्स का एक पर्टिकुलर ही टेम्परेचर हो जिस पे वो बॉईल कर रहे होंगे। क्लियर? तो एजियोट्रॉप्स भी यही चीज़ है। एजियोट्रॉप्स ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स हैं जिनकी सेम कॉम्पोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेज में, और ये किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉईल करते हैं। क्लियर? इस केस में हम इनको, इनके कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम कर रहा था कि वेपर और लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन डिफरेंट होनी चाहिए, बट इस केस में जो कॉम्पोजिशन है वो सेम हो रही है, इसलिए ये जो एजियोट्रॉप्स के केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर? अब हम इसको समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के टर्म में। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें पॉजिटिव डेविएशन आ रही है रोल्ट लॉ से, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ रहा होगा। वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब बहुत इजीली आपके पास वेपर्स बन रहे होंगे, और बहुत इजीली वेपर्स बन रहे होंगे दैट मीन्स उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा।
तो जिसका आपके पास पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं रॉल्ट लॉ से, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजीट्रॉप्स बना रहे हैं। क्लियर। अब अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है रॉल्ट लॉ से, इसका मतलब क्या है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम है। वेपर प्रेशर कम होने का मतलब क्या है, कम वेपर्स बन रहे होंगे, मुश्किल से वेपर्स बन रहे होंगे, इसका मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो रहा होगा, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बना रहे होंगे। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर। सो सॉल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फॉर मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, क्योंकि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है वेपर प्रेशर ज़्यादा होना। वेपर प्रेशर ज़्यादा होना मतलब मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप वो बना रहे होंगे। और ऐसे सॉल्यूशंस जो आपके पास नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बना रहे होंगे। अब अगर हम पॉजिटिव डेविएशन वाली बात करें, और उस टाइम पे पॉजिटिव डेविएशन का मतलब मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है, उस केस में इथेनॉल वाटर का मिक्सचर हम ले लेते हैं। जब आप इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो वो आपको एक सोल्यूशन देगा जिसमें 95% आपके पास इथेनॉल बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होगा। जैसे ही ये कॉम्पोजिशन आपके पास रीच कर गई, उस टाइम पे आपके पास एज़ोट्रॉप मिक्सचर बन जाएंगे। ये कॉम्पोजिशन जो है ये एज़ोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन होगी। तो जैसे ये कॉम्पोजिशन रीच कर गई, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर आपके पास बन गए, तो लिक्विड और वेपर फेज की उस टाइम पे सेम कॉम्पोजिशन हो जाएगी। फिर हम इस सॉल्यूशन को फर्दर सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्लियर। दैट मीन्स अगर हमने इथेनॉल और वाटर के मिक्सचर को हम सेपरेट आउट कर रहे हैं तो हम सिर्फ तब तक सेपरेट आउट कर पाएंगे जब 95% आपके पास इथेनॉल बाय वॉल्यूम रह जाएगा। उसके बाद इसकी सेपरेशन करना बहुत मुश्किल है, या बोले नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एज़ोट्रॉप्स बन रहे हैं। एज़ोट्रॉप्स जो हैं जिनका आपके पास वेपर और लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन जो है सेम है, सेम ही टेम्परेचर पे ये बॉयल होंगे, इसलिए हम इसको सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। अब वो सॉल्यूशन जो कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो कैसा एज़ोट्रॉप बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो नाइट्रिक एसिड और वाटर जो है इस क्लास का एक एग्जाम्पल होगा। ये एज़ोट्रॉप की भी आपके पास क्या होगी, अप्रॉक्सीमेट कॉम्पोजिशन होगी, और वो अप्रॉक्सीमेट कॉम्पोजिशन क्या है, 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर अगर बाय मास प्रेजेंट है। मतलब कि अगर आपके पास नाइट्रिक एसिड और आपने वाटर का एक मिक्सचर बना लिया, और नाइट्रिक एसिड के जो आपके पास कॉम्पोजिशन है वो 68% है बाय मास, और वाटर है 32% बाय मास। अब ये जो दोनों आपके पास लिक्विड्स हैं वो सेम ही बॉइलिंग टेम्परेचर पे बॉयल होंगे। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 393.5 केल्विन हो जाएगा। दैट मीन्स अब इनका इंडिविजुअली कोई बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं होगा। इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अगर एक चीज़ और समझ लीजिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप की, इसका मतलब क्या है, आपके पास जो इंडिविजुअल जो आपके पास कंपोनेंट्स थे उससे ज़्यादा कोई टेम्परेचर पे इनका एक टेम्परेचर रीच करेगा। और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का कुछ टेम्परेचर था, बॉइलिंग पॉइंट था, उससे कम बॉइलिंग पॉइंट पे ये एज़ोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। क्लियर। एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mm of mercury respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixture if total vapor pressure is 600 millimeter of mercury, and also find out the composition of vapor phase. ये बिल्कुल सेम है जो इससे पहले हम लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल कर चुके हैं। आपको बोलता है प्योर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, कॉम्पोजिशन निकालना है। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या, आपने उस लिक्विड मिक्सचर की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। क्लियर। और सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, कॉम्पोजिशन निकालनी है आपने वेपर फेज में। जैसे हमने पहले डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज़ किया था, वहाँ यहाँ पर डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होगा, यहाँ पर रॉल्ट लॉ लगेगा। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। इसको समझने के लिए एक बार थोड़ा रिकॉल करते हैं। हमने एक सॉल्यूशन पढ़ा था जहाँ पर आपके पास सॉल्यूट था वो सॉलिड था, और जो सॉल्वेंट था वो लिक्विड था। उस टाइम पे हमने वेपर प्रेशर को देखा था, और हमने ये बोला था कि ऐसे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम आएगा, किससे, जब वहाँ पर सिर्फ एक प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट होता। क्लियर। तो वेपर प्रेशर जो है एक सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाता है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उस वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेट करती हैं। पहली होगी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड होगी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड होगी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो ये सभी प्रॉपर्टीज़
किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही कि उस सॉल्यूट पार्टिकल की जो है नेचर कैसी होगी। क्लियर? तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड कर रही हैं कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम इसको समझें तो आपने 1 मोल ऑफ सुक्रोज लिया और 1 मोल ऑफ यूरिया लिया और आप इसको 1 kg ऑफ वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो, तो जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज आएगा दोनों के लिए अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर में जो डिक्रीमेंट आ रहा है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आप सोल्यूट कैसा लेके चल रहे हो, वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि आपके पास जो सोल्यूट है उसके अमाउंट कितनी प्रेजेंट है। क्लियर? अब प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि आपके पास जो वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट आया वो कितना आया इन कंपैरिजन टू रिलेटिव ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था वेपर प्रेशर, जहाँ पर आप ले रहे हो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल है और एक उसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है जो कि वोलाटाइल है। तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कंपैरेटिवली कम आता है जब आप प्योर सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर स्टडी करते हो। तो वो कितना कम आएगा, कितना रिलेटिव लोअरिंग होगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट को हम कंपोनेंट 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय जो आपके पास प्रेशर है प्योर स्टेट में। तो रिडक्शन कितना होगा प्रेशर में, विच इज इक्वल टू डेल्टा P1। रिडक्शन कैसे निकालेंगे, जो प्योर स्टेट का है माइनस में आपके पास जो सोल्यूशन का आ रहा है, तो प्योर स्टेट का हो गया P1 नॉट, सोल्यूशन का क्या आ गया आपके पास P1 नॉट इंटू x1। क्लियर? तो P1 नॉट कॉमन ले लिया और हमारे पास बन गया 1 माइनस x1। अब हमें पता है एक बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, उन दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी के बराबर होगा। और अगर हम यहाँ से x2 की वैल्यू निकाले तो वो क्या निकलेगी, 1 माइनस x1। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। क्लियर? इस इक्वेशन में 2.24 में। अब अगर एक आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं, तो उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर में कितना लॉरिंग आएगा वो डिपेंड करेगा उन डिफरेंट सॉल्यूट्स की मोल फ्रैक्शन के सम पे। अब इस इक्वेशन को 2.24 को हम रीअरेंज करते हैं, हमने निकालना है रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब है कि जो ये वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू आपके पास प्योर सॉल्वेंट वो कितना आ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट बाय P1 नॉट। डेल्टा क्या बन गया हमारे पास, डेल्टा P1 बाय P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट से आपके पास P1 नॉट कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा, x2 रह जाएगा। क्लियर? तो डेल्टा P1 को हम कैसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट, तो है ही सही, और वो किसके बराबर है, x2 के बराबर है। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन आ रहा था विच इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और वो किसके बराबर है, जो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन आ रही है x2 कि सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 कंपोनेंट और 1 कंपोनेंट सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। क्लियर? यही हमें बोलता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि आपके पास जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। और अगर हम इसको रिलेटिव वैल्यू देखें तो वो किसके बराबर है, जो सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट का आपके पास वेपर प्रेशर है माइनस जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है डिवाइडेड बाय जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और मोल फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? तो यहाँ पर N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। अब अगर हम मान लें आपके पास एक कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो बहुत ही कम है। तो सॉल्यूट की अमाउंट अगर हम कंपैरेटिवली सॉल्वेंट के अमाउंट की बात करें तो वो बहुत ही कम होगी और उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो डिनोमिनेटर में हम N2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर? तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 2.27 विच इज इक्वल टू P1 नॉट minus P1 divided by P1 नॉट is equal to N2 by N1. That means relative lowering of vapor pressure is equal to number of moles of component 2 which is your solute divided by number of moles of component 1 which is your solvent. अब अगर इन number of moles को हम और एलेबोरेट करके लिखें तो हमें पता है मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास।
गिवन मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से और मोलर मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं M से। तो N2 की वैल्यू क्या आ गई, W2/M2, और N1 की वैल्यू क्या आएगी, W1/M1। अगर आपके पास सॉल्यूट्स ना दिए हों, आपको गिवन मास या मोलर मास की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन होगा, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको अगर सारी क्वांटिटीज़ की वैल्यू पता चल जाए, कोई एक क्वांटिटी अननोन है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे ही एक एग्जांपल भी है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.850 बार। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene whose molar mass is 78 gram per mole. The vapor pressure of solution is this. What is the molar mass of solid substance? क्या कहता है कि आपके पास प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है, दैट मीन्स ये P1 नॉट हो गया। क्लियर? एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड आपने उसमें ऐड किया जिसका वेट है आपके पास 0.5 ग्राम, दैट मीन्स आपके पास W2 हो गया। जब आपने इसको ऐड किया 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में, 39 ग्राम मतलब क्या हो गया, W1 हो गया, जिसका मोलर मास है 78, दैट मीन्स आपके पास M1 क्या हो गया, 78 ग्राम पर मोल हो गया। सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कितना हो रहा है, 0.845 बार हो गया। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है, आपने क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है सॉलिड सब्सटेंस का। तो हम फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे, और मोलर मास निकालने का मतलब क्या है, ये सारी वैल्यूज़ आपको दी है, सिर्फ आपने ये M2 कैलकुलेट करना है, जो आपकी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो ये मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।